नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में अध्ययन किया था और आज उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ और मुगलों के बीच क्या संबंध थे, उनके कौन कौन से महाराणाओं ने मुगलों के किस किस शासक से युद्ध किया था, उन सब के बारे में जो है हम आज इस क्लास में जानकारी लेंगे। दोस्तों, एक मुख्य बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट उपलब्ध होगी आपके पास तुरंत पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज बात करते हैं मुगलों और मेवाड़ के मध्य संघर्ष। तो मुगलों और मेवाड़ के मध्य संघर्ष में मेवाड़ के प्रमुख रूप से दो महाराणा हुए थे जिन्होंने है जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था। उसमें पहले थे महाराणा सांगा और दूसरे थे महाराणा प्रताप। महाराणा सांगा के समकालीन मुगलों में बाबर था और महाराणा प्रताप के समकालीन अकबर था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष हुए हैं वो। राणा सांगा का जीवन परिचय अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था और राज्याभिषेक 1509 में हुआ था। इनकी माता का नाम रतन कौर था और पिता रायमल थे। उपलब्धियों की अगर बात करें तो इन्हें हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, शरीर पर 80 घाव आदि है जो प्रमुख रूप से इनकी उपाधियाँ थी, इनके उपनाम थे। क्योंकि ये ऐसा बंदा था जिसके शरीर पर एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी इसने जो 27 युद्ध किए और 27 में से 26 युद्धों में इसने जो विजय प्राप्त की। और मुग़ल बादशाह समकालीन उस समय बाबर था। और मुग़लों के साथ युद्ध की अगर बात करें तो दो युद्ध है जो महाराणा सांगा ने मुग़लों के साथ लड़े थे। उसमें पहला था बयाना का युद्ध और दूसरा था खानवा का युद्ध। बयाना के युद्ध में तो महाराणा सांगा विजयी हुआ था, खानवा के युद्ध में है जो सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि महाराणा सांगा ने है जो किस प्रकार से ये जो राजगद्दी प्राप्त की थी मेवाड़ की, उसके अंदर कौन कौन से जो है उसे संघर्ष करने पड़े, कौन कौन सी है जो मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ा। तो उत्तराधिकारी संघर्ष में है जो इसके सामने प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति थे जो इसकी होड़ में थे, प्रतिस्पर्धा में थे, और वो है जो इस साम्राज्य के जो महाराजा बनने चाहते थे। उसमें जो नंबर 1 और सबसे प्रबल दावेदार थे वो थे भाई पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। कहते हैं कि वो अपना घोड़ा इतना तेज़ भगाते थे जिसके कारण उसको उड़ना राजकुमार कहते थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो है जो कुंभलगढ़ की जो किले की चारदीवारी है उस पर जो बहुत तेज़ दौड़ते थे, इसीलिए उनको उड़ना राजकुमार कहते थे। बहुत वीर बहादुर थे पृथ्वीराज। दूसरा था भाई जयमल और तीसरा था चाचा सारंगदेव। ये तीनों उत्तराधिकारी के संघर्ष में महाराणा सांगा के प्रतिस्पर्धी थे। जब इन तीनों की बंदी जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन महाराजा बनेगा, कौन क्या होगा, तो इन्होंने जो एक बार भीमल गांव के अंदर एक चारनी रहती थी, उसके पास गए और उनको है जो पूछा कि भाई हम में से महाराजा कौन बनेगा। तो उस भीमल गांव की चारनी ने है जो महाराणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। इस पर पृथ्वीराज क्रोधित हो गया और उसने है जो उसी समय तलवार निकाली और सांगा पर आक्रमण कर दिया, ताकि वो सांगा को मिटाना चाहता था और फिर है जो खुद शासक बनना चाहता था। इस युद्ध के अंदर जब इसने जो अचानक ये हमला किया तो सांगा संभल पाता उससे पहले है जो इसकी एक आँख चली गई। और फिर है जो सांगा को पृथ्वीराज जब मारने के लिए दौड़ा तो सांगा है जो मेवाड़ छोड़ करके भाग गया और वो सीधा का सीधा अजमेर के श्रीनगर के अंदर चला गया और वहाँ पे है जो डाकू करमचंद के साथ है जो इसने अपना निर्वासित जीवन बिताया। फिर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज की एक बहन थी आनंदाबाई। उस आनंदाबाई
की शादी सिरोही के महाराजा जगमाल के साथ हो रखी थी। और जगमाल बहुत दुष्ट व्यक्ति था, वो आनंदाबाई को मारता था, पीटता था, बार बार परेशान करता था। इसीलिए जो आनंदाबाई ने पृथ्वीराज को ये बात बताई कि उसे है जो वो जगमाल बहुत परेशान करता है। तब पृथ्वीराज जगमाल को समझाने के लिए सिरोही गए। तो जगमाल ने पहले तो पृथ्वीराज को कहा कि ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह करके उसने है जो जगमाल मान गया था। फिर जब पृथ्वीराज आने लगा था तो उसने जो खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने खाना नहीं खाया। तो उसने जो खाना साथ में पैक करके भेज दिया और उस समय जो उस खाने के अंदर जहर मिला दिया था और पृथ्वीराज ने बीच में वो खाना खाया और वहीं पे है जो उसकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज के मारे जाने के बाद में चाचा सारंगदेव और जयमल थे, जिसमें से चाचा सारंगदेव तो पहले ही मारा जा चुका था। पृथ्वीराज ने चाचा सारंगदेव को मार दिया था, अपने जो रास्ते का कांटा बन रहा था इसीलिए जो उसको हटा दिया था। और भाई जयमल था, उस जयमल को राव सुल्तान ने मार दिया, क्योंकि राव सुल्तान एक युद्ध में हार गया था और उसने जो मेवाड़ में शरण ली थी। और उस समय जो जयमल था उसने है जो सुल्तान को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी और सुल्तान तहस में आकर के उसने है जो सुल्तान ने भाई जयमल को भी मार दिया। जब तीनों मारे गए तो रायमल ने राणा सांगा को बुलाया और उसको है जो राज्याभिषेक किया। फिर राणा सांगा का है जो शासन स्टार्ट होता है और राणा सांगा मुगलों के साथ युद्ध करता है। उस मुगलों में युद्ध के अंदर राणा सांगा के समकालीन केवल बाबर था। बाबर के साथ ही उसने जो 2 युद्ध लड़े और वो युद्ध 1 महीने के अंतराल में ही हो गए थे। पहला युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बयाना के पास हुआ था, इसलिए उसको बयाना का युद्ध कहा जाता है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने भयंकर युद्ध किया और बाबर को वहाँ से भागना पड़ा और जो है राणा सांगा विजयी हुआ। फिर आता है दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। फिर जब बयाना का युद्ध हार गया था तो बाबर बहुत तैस में आ गया था और उसने जो वापस बदला लेने के लिए दूसरा युद्ध करने की सोची। तब 1 महीने बाद ही 17 मार्च 1527 को दूसरा युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के मध्य। खानवा के पास हुआ था, इसीलिए इसको खानवा का युद्ध भी कहा जाता है। अब इस युद्ध के अंदर नंबर 1 जो एक काबुल के ज्योतिष थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने है जो ये घोषणा कर दी थी कि बाबर इस युद्ध में हार जाएगा। और पहले से ही वो मुगल सैनिक इतने पिटे हुए थे कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। 1 महीने पहले ही युद्ध हुआ था और जो ये राणा सांगा था इसने इतना ज़बरदस्त तरीके से उनको मारा था कि वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तब जो है बाबर ने किसी प्रकार से समझा बुझा के उसको युद्ध को जिहाद का नाम दे करके अपने जो जितने भी गलत काम थे वो सब छोड़ करके कस्में खाई और जब जिहाद का नाम दिया तब जा कर के जो मुग़ल सैनिक है वो युद्ध के लिए तैयार हुए। और दूसरी तरफ राणा सांगा ने भी है जो एक पाती परवण जिसे कहते हैं कि पत्र भेज करके बुलाना, तो पत्र भेज भेज करके राजपूताना के जितने भी शासक थे सभी शासकों को अपने छत्र के नीचे बाबर के साथ युद्ध करने के लिए बुलाया। उसने कहा कि भाई बाबर है जो पूरे मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, वो जिहाद का नाम दे रहा है, तो हमें भी है जो एक छत्र के नीचे युद्ध करना चाहिए। जब पाती परवण के तहत उसने सबको बुलाया तो इस युद्ध में मेव शासक हसन खां मेवाती, अफगान के मोहम्मद लोदी, मारवाड़ जोधपुर से राव गंगा और उनके पुत्र मालदेव, बीकानेर से राव जैत सिंह और कल्याणमल, आमेर के कछुआ पृथ्वीराज, रायसीन का सलहदी तंवर, ये सलहदी तंवर जो था ये इस युद्ध का गद्दार भी कहा जाता है, सिरोही का अखेराज, जालोर का अखेराज सोनगरा, चंदेरी का मोदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह चूंडा, जगनेर का अशोक परमार, ये सब है जो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में आए थे। खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था, याद रखना। और जब ये युद्ध हुआ
पहले तो राणा सांगा हावी था, लेकिन दूसरी तरफ से उसने जो पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, गोला बारूद वगैरह वगैरह, और जो तुलगुमा पद्धति वगैरह, इस प्रकार से जब युद्ध किया तो जो है राणा सांगा की सेना है जो थोड़ी पीछे चली गई। लेकिन जब राणा सांगा को ऐसा लगा कि हम हार रहे हैं, तो राणा सांगा ने खुद को आगे लाते हुए युद्ध करने की कोशिश की, जिसमें जो राणा सांगा घायल हो गया। और जब मेवाड़ साइड की ये प्रथा रही है कि जब सेनापति घायल हो जाता है तो बाकी सारी सेना तितर बितर हो जाती है और भाग जाती है। तो जब राणा सांगा घायल हो गया था तो राणा सांगा को घायलावस्था में सांगा को बासवा दौसा ले जाया गया, और राणा सांगा की जगह काठियावाड़ का झाला अज्जा, एक झाला बीदा भी आएगा आगे, वो महाराणा प्रताप के समय आएगा, तो झाला अज्जा ने है जो राणा सांगा के राजकीय चिन्ह पहन करके और राणा सांगा की जगह युद्ध किया। काफ़ी देर तो सेना को रोके रखा, लेकिन फिर जैसे जैसे सेना को पता चला कि जो राणा सांगा या तो घायल हो गया या मारा गया है, उसने युद्ध छोड़ दिया है, तो सेना है जो धीरे धीरे तितर बितर हो गई। और खानवा के युद्ध में है जो इस प्रकार से राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। ये पहला युद्ध था जिसमें राणा सांगा पराजय हुआ। खानवा युद्ध के अंदर एक तो खानजादा नागौर और एक सलदी तंवर गद्दार थे, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि खानवा युद्ध के गद्दार कौन कौन थे, तो सलदी तंवर और खानजादा नागौर। सामंतों द्वारा सांगा को कालपी में विष दे दिया गया, क्योंकि जब उसको होश आया और उसे पता चला कि मैं युद्ध हार गया हूँ, तो वो जो है अपने सामंतों को इकट्ठा करके, अपनी सेना को इकट्ठा करके फिर से बाबर के साथ युद्ध करने के लिए जाने को उतारू हो रहा था। और सामंतों को लगा कि नहीं, अब ये युद्ध करने की हम स्थिति में नहीं है, पहले ही इतना जो है हमने हानि झेल ली है, इसके कारण उन्होंने है जो कालपी में उसे विष दे दिया और मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसीलिए बासवा दौसा के अंदर सांगा का स्मारक है और मांडलगढ़ के अंदर छतरी है, याद रखना। और दूसरी बात, एलिक्सटन जो एक इतिहासकार था, उसने ये लिखा कि यदि सांगा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसे जो विजय निश्चित प्राप्त होती। जब बयाना के युद्ध के अंदर जब वो भाग रहे थे, उस समय अगर उसने पीछा किया होता तो शायद बाबर पुनः ये हिम्मत नहीं करता कि वो युद्ध कर सके। राणा सांगा के बाद में रतन सिंह और विक्रमादित्य भी शासक बने, लेकिन ये कोई मजबूत शासक नहीं थे। और मेवाड़ के अंदर एक साका हुआ था, पहला साका तो रतन सिंह के समय हो गया था, फिर दूसरा साका हुआ था विक्रमादित्य के समय और उदय सिंह के समय। उस समय उदय सिंह और विक्रमादित्य छोटे थे, तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में ये साका हुआ और उदय सिंह और विक्रमादित्य है जो इनको ननियाल भेज दिया गया, बूंदी। तो दोस्तों अब बात करते हैं महाराणा प्रताप और अकबर की। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका जीवन परिचय, कहाँ से क्या है, जो इनका जन्म कब हुआ था, कब इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, और अगर विक्रमी संवत में अगर देखें तो 57 साल जोड़ लीजिए, 1597 में है जो इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत में, और 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में। 57 साल की उम्र में है जो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, और राज्याभिषेक का उत्सव है जो 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि जो महाराणा उदय सिंह थे उन्होंने अपने बेटे जगमाल को, जो अपनी मृत्यु से पहले जगमाल को है जो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जगमाल महाराणा प्रताप की तुलना में जो है थोड़ा कमज़ोर शासक था, इसीलिए वहाँ के जो सामंत वगैरह थे उन्होंने जो वहाँ पे जो प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था, जिससे जो है दुखी होकर के और उनसे नाराज़ होकर के जगमाल अकबर की शरण में चला गया था, और वहाँ से है जो उसे 2 जागीर भी मिली थी। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही हो गया था, लेकिन फिर जो इसका उत्सव है सभी महाराजाओं को बुलाना और जो रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से
इसका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था और पिता उदय सिंह थे। इनके वैसे तो बहुत सारे भाई थे, लेकिन प्रमुख रूप से शक्ति सिंह, जगमाल, कान्हा और कल्ला, ये इनके भाई थे। उपनाम की अगर बात करें तो कीका, वैसे कीका कोई उपनाम नहीं है, मेवाड़ की तरफ जो छोटा बच्चा होता है उसे कीका कहते हैं, लेकिन अभी इनका उपनाम है जो कीका हो गया है, जो भीलों के द्वारा दिया गया था। वीर शिरोमणि भी इनको कहा जाता था, मेवाड़ केसरी और हिंदवा सूरज भी जो है महाराणा प्रताप को कहा जाता था। महाराणा प्रताप के समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था अकबर, उसने है जो महाराणा प्रताप को उदय सिंह के समय है जो इसने युद्ध किया था और वहाँ पे शाका हुआ था, तो इसने है जो महाराणा प्रताप के शासक बनते ही अपने अभियान शुरू कर दिया और पहले है जो जलाल खां को भेजा 1572 में। जब इससे कोई मतलब नहीं निकला तो उसने है जो मान सिंह को भेजा 1573 ईस्वी में। लेकिन जब मान सिंह उदयपुर आया और उसने है जो उदय सागर की पाल पर है जो प्रताप को बुलाया, तो प्रताप खुद नहीं आया और उसने है जो अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। और वहाँ है जो अमर सिंह के आने पर मान सिंह ने अपना अपमान समझा और उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और फिर बात नहीं बनी तो वो वापस चले गए। उसके पश्चात मान सिंह के पिता भगवान दास भी 1573 ईस्वी में आए और फिर अंतिम अभियान टोडरमल के द्वारा 1573 में ही हुआ था। मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात उदय सागर की पहाड़ पर हुई थी, ये कहता है मूणोत नैन्सी। प्रताप का भाई जगमाल, जिसको जो है शासक नहीं बनाया गया था, इससे नाराज होकर के ये अकबर की शरण में चला गया और इसने है जो अकबर के द्वारा दो जागीर दी गई थी, आंधी और जहाजपुर। मेवाड़ के शासक को जो है जब राज्याभिषेक किया जाता था तो तलवार चुंडावत सामंत ही पहनाते थे। तो इनका राज्याभिषेक, प्रताप का जो राज्याभिषेक है, उनके जो तलवार बांधी थी वो सामंत रावत कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, ये सभी को पता है। और प्रताप का एक प्रिय हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद, जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में जो मुगल सेना है जो उसको बंदी बना करके ले गई थी। हल्दीघाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। ये प्रथम युद्ध था और इस युद्ध को जहाँ पर लड़ा गया था उसे रक्त तलाई भी कहा जाता है। अकबर के द्वारा युद्ध की जो योजना है, इस युद्ध की योजना मैग्निस दुर्ग अजमेर में बनाई गई थी और युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, ये कहता है हल्दीघाटी शिलालेख। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कुछ अलग ही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को, लेकिन जो सही जानकारी है वो 18 जून 1576 को हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार इसकी जो दिनांक है। इस युद्ध को अलग अलग नाम दिए गए थे, जिसमें जेम्स टॉड ने इस युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। वहीं बंदा यूनी, जो कि अकबर की सेना के साथ आया था, इतिहासकार था, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा था। गोगुंदा के पास था इसीलिए गोगुंदा का युद्ध, और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य लड़ा गया था इसीलिए इसको खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह और प्रताप की तरफ से सेनापति हकीम खां सूरी था। मान सिंह अपनी जो अपमानित हुआ था तो मान सिंह जो कि पहले मिलने आया था तब अपमानित होकर के गया था, क्योंकि प्रताप उससे नहीं मिला था, इसके कारण सूरी थे ही। मान सिंह की सैनिक केंद्र मांडलगढ़ और लौसिंग था और अकबर की तरफ से ये सेनापति थे। वहीं इस युद्ध में प्रताप की सेना और अकबर की सेना के कुछ प्रमुख हाथी थे। उसमें प्रताप की सेना के रामप्रसाद, लूणा और खांडेराव था। वहीं मुगलों की सेना की तरफ से गजराज, गजयुक्ता, रणमदार, हवाई, जो कि अकबर का हाथी था, और मर्दाना मान सिंह का हाथी था। ये प्रमुख हाथी है, थोड़ा सा याद रखने योग्य बात है। हल्दीघाटी के युद्ध की अगर
बात करें तो हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की सेना में हरावल, हरावल कहते हैं आगे की पंक्ति, जो सबसे आगे युद्ध करते हैं उनको बोलते हैं हरावल। हरावल में हकीम खां सूरी था प्रमुख सेनापति, और चंदावल यानी कि पीछे की पंक्ति में जो थे वो वीर सैनिक थे, और उनका जो सेनापति था राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतन चंद, ये चंदावल के सेनापति थे। वाम पार्श्व में झाला मन्ना, और जिसे झाला बीदा भी कहते हैं, जिसने बाद में है जो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह पहन करके युद्ध किया था। और दक्षिण पार्श्व में ग्वालियर के रामशाह और उनके 3 पुत्र थे, और वाम पार्श्व में झाला मन्ना, झाला बीदा जिनका नाम मानसिंह था, और दूसरे थे जालोर के मानसिंह सोनगरा। मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे, उनके सहयोगी की अगर बात करें तो आमेर के जगन्नाथ कछवा, सांबर का लोणकरण, सैयद हासिम बारह, आसफ खान, बंदायूनी, और पृष्ठभाग का जो सेनापति था वो था मैत्र खान। इस युद्ध में अकबर की विजय का उल्लेख बंदायूनी, वीर विनोद, अबुल फजल और मुहूर्णोत नैणसी करते हैं। वहीं प्रताप की विजय का उल्लेख राज प्रशस्ति में मिलता है, और राज रत्नाकर में भी है जो इसका उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुआ था। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध बिल्कुल अनिर्णित रहा था, ना तो इसमें प्रताप जीता ना अकबर जीता। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य और भी कई सारे युद्ध हुए, जिसमें कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578-79 में। शाहबाज खान के नेतृत्व में मुगल सेना आई थी, और इधर से महाराणा प्रताप। इसके पश्चात चूलिया गांव में भामाशाह धन्ना सेठ ने है जो इनको अपनी पूरी संपत्ति दान की थी, ताकि वो है जो अपनी सैनिकों का जो है रसद सामग्री और पूरी जो शास्त्र वगैरह है, शस्त्र वगैरह है, वो खरीद सके। इसके बाद में अकदुर रहीम खान खाना का अभियान हुआ था 1580 में। शेरपुर के निकट इनका जो पड़ाव था, उसमें अमर सिंह ने है जो रहीम खान खाना के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब प्रताप के सामने पेश किया गया तो प्रताप ने है जो उनको ससम्मान वापस लौटा दिया था। उसके पश्चात युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में हुआ था, और जिसे जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ का मैराथन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो दिवेर का युद्ध था। दिवेर के युद्ध में प्रताप का सेनापति अमर सिंह था, और अकबर का सेनापति सरिया सुल्तान था जो कि मारा गया। और दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहते हैं, और इसी युद्ध से है जो प्रताप ने अपने जो छीने हुए कुछ इलाके थे वो वापस कब्जे शुरू कर दिए थे। और अकबर का अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा के द्वारा 1584 ईस्वी में किया गया था, जिसमें जगन्नाथ की मृत्यु हो गई थी, और जगन्नाथ की मांडलगढ़ के अंदर 84 खंबिया छतरी भी बनी हुई है। वहीं प्रताप की अगर अंतिम राजधानी की बात करें तो चावंड थी, और ये 28 वर्ष तक रही थी। प्रताप की छतरी 8 खंबिया छतरी है बारडोली उदयपुर में, और चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने मुगलों के साथ मेवाड़ के संबंध पढ़े हैं।